प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। पहला टॉपिक विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट यानी बीएफए से संबंधित है। 1999 से फिलीपींस और अमेरिका के बीच एक समझौता लागू है जिसे विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट कहते हैं। इस समझौते का सार तत्व है कि अमेरिकी सरकार फिलीपींस में तैनात अपने सैन्य कर्मियों के ऊपर न्यायाधिकार रखेगी और कुछ ही मामलों में उन पर स्थानीय न्यायालयों में मुकदमा चल सकता है। साथ ही इस समझौते के अनुसार अमेरिकी सैन्य कर्मियों पर फिलीपींस के वीजा और पासपोर्ट नियम नहीं चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11 फरवरी 2020 को फिलीपींस सरकार ने अमेरिका को सूचित कर दिया था कि वह इस समझौते को वापस ले लेगी, परंतु दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए फिलीपींस ने समझौते को वापस लेने का टाल दिया है। चलिए देखते हैं कि विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट क्या है। विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट एक ऐसा सैनिक समझौता होता है जिसके अनुसार समझौता करने वाले देश एक दूसरे में सैनिक भेज सकते हैं। अमेरिका के साथ हुए फिलीपींस के वीएफए समझौते में यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका की सेना फिलीपींस में आई तो उनका वैधानिक दर्जा क्या होगा और इसके लिए नियम और मार्गनिर्देश क्या होंगे। दूसरा टॉपिक पिटीशन ऑन नेशंस नेम से संबंधित है। देश के अंग्रेजी नाम इंडिया को भारत में बदलने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने विचार करने से इनकार कर दिया है। चलिए देखते हैं कि याचिका में क्या कहा गया है। यह याचिका नमय नामक दिल्ली के किसान की ओर से न्यायालय में डाली गई है और संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया को हटाकर भारत नाम किया जाना चाहिए क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। देश का नाम भारत करने से लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी और देश को अलग पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि संविधान निर्माण के समय एम अनंतशयनम अयंगर और सेठ गोविंदास ने देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया रखने का जोरदार विरोध किया था। इससे पहले भी 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी ही याचिका आई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस टी.एम. ठाकुर ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय को देश का नाम अपने अनुसार लेने का अधिकार है, चाहे तो वे इंडिया बोले या भारत बोले। इसके लिए फैसला लेने का सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। तीसरा टॉपिक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 6.5 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन को स्वीकृति दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके। चलिए देखते हैं संशोधन के मुख्य तथ्य क्या हैं। संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आपदाओं, अकाल के फलस्वरूप दामों में बेलगाम वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थिति में ही खाद्य पदार्थों के नियमन की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त प्रोसेसर और मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को स्टॉक सीमा से छूट दी गई है। आपको बता दें कि इससे उत्पादन, भंडारण, कहीं ले जाने, वितरण और आपूर्ति करने की स्वतंत्रता से आर्थिक लाभ का दोहन संभव होगा और निजी क्षेत्र एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षण होगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सकता है। चौथा टॉपिक ओवर द टॉप यानी OTT से संबंधित है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण सिनेमा घर बंद होने की स्थिति में मलयालम फिल्मों को ऑनलाइन दिखाने की चर्चा इन दिनों हो रही है, परंतु अधिकांश फिल्म निर्माता इस प्रस्ताव को पसंद नहीं कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि कई फिल्में सिनेमाघरों में आने वाली थी, परंतु 3 महीने से कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई है। इस ऑनलाइन प्रदर्शन के प्रस्ताव से न केवल अधिकांश निर्माता अपितु सिनेमाघरों के मालिक भी नाराज हैं। सिनेमाघर के मालिक यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि ऑनलाइन फिल्म रिलीज हुई तो वे ऐसा करने वाले निर्माता और अभिनेता दोनों की फिल्मों का बहिष्कार करेंगे। चलिए देखते हैं कि ओवर द टॉप क्या है। ओवर द टॉप एक मीडिया सर्विस है जो फिल्म, वीडियो आदि को इंटरनेट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओवर द टॉप पर उपलब्ध कई सामग्रियां कम उम्र के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसमें उपलब्ध कई वीडियो महिलाओं को गलत अर्थों में दिखाते हैं और बच्चों के साथ साथ युवाओं के दिमाग को भी दूषित करते हैं। इसके उदाहरण नेटफ्लिक्स, उलू ऐप, जियो सिनेमा, अमेजन प्राइम आदि हैं। पांचवा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव स्कीम से संबंधित है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के काम को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 48,000 करोड़ की राशि की 3 उत्प्रेरण योजनाएं आरंभ की है। चलिए देखते हैं कि ये योजनाएं क्या हैं। पहली, उत्पादन से जुड़ा हुआ उत्प्रेरण।
दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं सेमीकंडक्टरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना। तीसरी, परिमार्जित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संकुल योजना। आपको बता दें कि सरकार को आशा है कि इन 3 परियोजनाओं को लागू करने से देश में 8 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान बनेंगे और साथ ही अगले 5 वर्षों तक 10 लाख लोगों को आजीविका मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि भारत अभी ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। भारत सरकार की इन 3 परियोजनाओं से भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। छठा टॉपिक नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट से संबंधित है। श्रम एवं नियोजक मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृत्ति सेवा यानी NCS परियोजना के अंतर्गत अब पंजीकृत नौकरी खोजने वालों को ऑनलाइन वृत्ति कौशल्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कैसे रखा जाए और साथ ही उनको निगम प्रतिष्ठानों के शिष्टाचार के विषय में अवगत कराया जाएगा। आजकल उद्योग जगत जिन मृदुल कौशल्यों को आवश्यक मानता है, इनकी भी जानकारी उन्हें दी जाएगी। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यही समाप्त होती है। धन्यवाद।